घर के बावर्ची खाने में एक छुरी पड़ी थी जिससे नौकरानी सब्जी वगैरह काटती थी। मैंने इसका जायज़ा लिया। यह छुरी ना ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी। इसका फल भी बड़ा मजबूत और तेज़ था। मैं इसे अपनी कमीज़ के अंदर आसानी से छुपा सकता था। मैंने दहशतगर्द को कत्ल करने के लिए इस आला कत्ल का इंतखाब कर लिया। अब मैं चाहता था कि दिन के वक्त एक बार फिर अस्पताल जाकर जाए वारदात का मुशाहिदा करूं और ये देखूं कि नीचे से जो लोहे का पाइप ऊपर छत तक जाता है, क्या मैं आसानी से इस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच सकूंगा। गर्मियों का मौसम अभी शुरू ही हुआ था। इस रोज़ कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। मैं शोरूम से उठकर अस्पताल आ गया। प्राइवेट कमरों वाले अकबी बगीचे में आकर घास पर इस तरह बैठ गया जैसे मैं किसी अपने मरीज़ की इजाज़त के लिए आया हुआ हूँ। मैंने दीवार पर निगाह डाली। ये देखकर मैं ठिठक सा गया कि दूसरी मंजिल वाले प्राइवेट कमरा नंबर 11 की खिड़की बंद थी और इसके बिल्कुल ऊपर एसी का पिछला हिस्सा बाहर को निकला हुआ था। इसका मतलब था कि कमरे में एसी चल रहा है, जो रात को भी चल रहा होगा, और खिड़की बंद होगी और अंदर मुमकिन है चटखनी भी लगी हुई हो। इसी मंसूबे पर अमल करते हुए कामयाबी का इम्कान 1% तक। अगर खिड़की को चटखनी ना भी लगी हुई हो तो भी मुझे खिड़की को अंदर की तरफ धकेल कर खोलना पड़ेगा। और कुछ मालूम नहीं कि अंदर भी पुलिस मौजूद हो, क्योंकि मरीज़ कोई आम कातिल नहीं था बल्कि एक दहशतगर्द था जिससे पुलिस को तखरीबकारों, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होने की तवक्को थी। खुली खिड़की में से तो मैं ज़रा सर सा ऊपर उठा कर देख सकता था कि कमरे में कौन कौन है, लेकिन बंद खिड़की मेरे लिए संगीन हालात पैदा कर सकती थी। मैंने रात के वक्त खिड़की में से कमरे में दाखिल होने का मंसूबा तर्क कर दिया और कोई दूसरा मंसूबा सोचने लगा। अस्पताल के दो एक मुलाजमों से बातों ही बातों में मैंने ये भी मालूम कर लिया कि दहशतगर्द को फरार होते वक्त पुलिस की 3 गोलियां लगी थीं और इसकी हालत नाजुक है और कमरे में सिवाय डॉक्टरों, नर्स और पुलिस अफसरों के और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इस आदमी ने मुझे ये भी बताया कि पुलिस का एक मुलाजिम अस्पताल में जो दिन में कमरे की सफाई करने जाता है। मैं सोच में पड़ गया। इस आदमी ने मुझे ये भी बिल्कुल ना बताया कि डॉक्टरों और नर्स के अलावा अस्पताल का जो भंगी और सफाई करने वाला, चादरें ले जाने वाला मुलाजिम कमरे में जाता है, पुलिस ने इसका शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है जिस पर इसकी तस्वीर लगी हुई है और कमरे में दाखिल होने से पहले अस्पताल के मुलाजिम को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। मैं भंगी बनकर कमरे में नहीं जा सकता था, बल्कि जाना भी नहीं चाहता था। कहाँ से मैं फ़र्श पोंछने वाला लंबा झाड़ू हासिल करता। दूसरे मेरी शक्ल सूरत भी भंगियों वाली नहीं थी। सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं रात के वक्त 2-4 सफ़ेद चादरें या दवाई की शीशियाँ लेकर अस्पताल के मुलाजिम वाला लंबा कुर्ता और सर पर कपड़े की टोपी पहनकर कमरे में दाखिल होने की कोशिश करूँगा। कमरे के बाहर बैठे हुए सिपाहियों से कहूँगा कि मैं अंदर चादरें रखने या दवाई की शीशियाँ रखने जा रहा हूँ। एक तो मेरा लिबास अस्पताल के मुलाजिम जैसा होगा, फिर मेरे हाथ में सफ़ेद चादरें या दवाई की शीशियाँ भी होंगी। पुलिस मुझे कमरे में जाने की इजाज़त दे देगी। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि कमरे में दाखिल होने से पहले पुलिस मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए कहेगी। मैंने 2-3 दिन अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में घूम फिर कर अच्छी तरह से मालूम कर लिया कि अस्पताल के आम मुलाजिम किस किस्म का कुर्ता पजामा और टोपी पहनते हैं और दवाइयाँ वगैरह आम तौर पर ये मुलाजिम और नर्सें ताम चीनी के छोटे से ट्रे में रख कर ले जाती हैं। मैंने बाज़ार से ताम चीनी का एक ट्रे और दवाइयों की 3-4 सस्ती सी शीशियाँ खरीद कर इनमें रंगदार पानी भर दिया। एक खुली आस्तीनों वाला कुर्ता पजामा और वैसी ही टोपी बनवा ली जैसी अस्पताल के मुलाजिम पहनते थे। मैंने इन कपड़ों को थोड़ा थोड़ा मैला कर दिया कि ये न मालूम हो कि अभी अभी दर्जी की दुकान से लाया था। वारदात के लिए मैंने रात के 10 बजे से 11 बजे के दरमियान का वक्त मुंतखब किया। मैं कपड़े और ताम चीनी का ट्रे और दवाई की शीशियाँ एक लिफाफे में डालकर रात के 9:45 बजे अस्पताल में आ गया और जिस वार्ड की दूसरी मंजिल पर मेरी बीवी के कातिल दहशतगर्द का कमरा था, इस अकबी बागीचे में आकर बैठ गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ अंधेरा था। छुरी को मैंने घर ही में पत्थर की सल पर घसा कर खूब तेज कर लिया था और इसे एक लिफाफे में डालकर ले आया था। इस रात मैंने पतलून की बजाय आम शलवार कमीज़ और पाँव में चप्पल पहनी हुई थी। दूसरे लिफाफे में ताम चीनी का छोटा ट्रे और दवाई की शीशियाँ थीं। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर वहाँ बैठे बैठे अपना कुर्ता उतार कर अस्पताल के मुलाजिम वाला कुर्ता लिफाफे में से निकाल कर पहना, फिर शलवार उतार कर पजामा पहना, पाँव में चप्पल वही रहने दी, सर पर कपड़े की टोपी पहन ली, अपना कुर्ता और शलवार लिफाफे में डालकर वहीं एक तरफ झाड़ियों में छुपा दिया। ताम चीनी के ट्रे में दवाई की शीशियाँ रख लीं। छुरी को लिफाफे में निकाल कर अपने पजामे के नेफे में उड़ेस लिया।
और बगीचे में से निकलकर वरांडे में बड़े आराम से चलता इस जीने की तरफ बढ़ा जो दूसरी मंजिल वाले प्राइवेट कमरों की तरफ जाता था। मैंने पहले कभी इस किस्म की अदाकारी नहीं की थी, मगर मैंने महसूस किया कि मैं अच्छी अदाकारी कर रहा था। दवाइयों वाला ट्रे हाथ में लिए मैं बड़ी बेफिक्री से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रात के 10 बजने वाले थे। दूसरी मंजिल का बरामदा खाली पड़ा था, धीमी सी रोशनी थी। मेरा रंग सुर्ख कमरा नंबर 11 की रात था। मैंने दूर से देख लिया कि कमरे के बाहर पुलिस का एक सिपाही स्टूल पर बैठा हुआ है। राइफल इसने अपने साथ लगाई हुई थी। मुझे यकीन था कि मैं इस सिपाही को धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बावजूद मेरा दिल धड़कने लगा। मैं कत्ल की वारदात करने जा रहा था। अगरचे मुझे एक दुश्मन पाकिस्तान और अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करना था, फिर भी ये एक कत्ल था। और इससे पहले आदमी तो दूर की बात, मैंने कभी किसी चूहे को भी नहीं मारा था। बस एक जज्बा मुझे लिए जा रहा था कि जिस आदमी को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ वो मेरी बीवी का कातिल है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो मेरे मुल्क का दुश्मन है। और इसने इससे पहले अपनी तखरीबी कार्रवाइयों से न जाने कितने बेगुनाह पाकिस्तानियों को हलाक किया है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था तो सिपाही स्टूल पर से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है? मैंने कहा, जनाब अंदर मरीज़ के लिए दवाइयाँ ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि रात के राउंड से पहले ये दवाइयाँ अंदर रख दूँ। इसने कहा, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। एक बार तो मैं सुन होकर रह गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि कमरे में दाखिल होने से पहले मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा। मैंने यूं ही जेबों में इधर उधर हाथ डालने लगा। फिर कहा, जनाब मेरा शनाख्ती कार्ड तो दूसरे कुर्ते की जेब में रह गया। सिपाही ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और मेरी तलाशी लेने लगा। छुरी मैंने पजामे के नेफे में अड़ेसी हुई थी। मैंने ज़रा सा पीछे हटते हुए कहा, जनाब हम अस्पताल के पुराने मुलाजिम हैं, अब मेरी तलाशी किस लिए ले रहे हैं? इस दौरान सिपाही का हाथ मेरी छुरी पर पड़ चुका था। इसने मेरा कुर्ता ऊपर उठाकर छुरी निकाली और मुझे वहीं गर्दन से दबोचा और दूसरे सिपाहियों को आवाज़ दी। अंदर कमरे में 2 सिपाही जल्दी से बाहर आ गए। क्या बात है हवालदार? इससे छुरी बरामद हुई है मलिक जी, ये किसी को कत्ल करने आया था। इन्होंने मुझे इसी वक्त काबू कर लिया। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि जो सिपाही कमरे से बाहर आए थे और जिन्होंने मुझे अपनी हिरासत में लिया था वो भी बार बार मुझे गौर से देख रहे थे। आखिर इनमें से एक ने कहा, ये तो बिल्कुल वही है। पहले सिपाही ने कहा, मुहांदरा वही है, असल तो अंदर पड़ा है। एक नर्स भी कमरे से आ गई। दूसरे कमरे से 2 डॉक्टर भी निकल कर आ गए। बहुत जल्द ये राज खुल गया कि मैं अस्पताल का मुलाजिम नहीं हूँ, अस्पताल के मुलाजिम का भेस बदल कर वहाँ आया हूँ। पुलिस के सिपाही ने, जिसको बाहर वाले सिपाही ने मलिक जी कहकर मुखातब किया था, मेरी गर्दन पर से ज़ोर से मुक्का मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें किसने भेजा है ओए? मैं जज्बात में आकर चीख पड़ा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं पाकिस्तान के दुश्मन को, अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करने आया हूँ। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे अंदर जाने दो। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था। सिपाहियों ने मुझे काबू कर लिया। मेरी गर्दन में कपड़ा डालकर इसे मरोड़कर रस्सी की तरह बना दिया और मुझे खींचते हुए नीचे ले आए। नीचे पुलिस की गाड़ी एक तरफ दरख्तों में खड़ी थी। मलिक साहब ने आवाज़ देकर कहा, मीर जवान गाड़ी इधर लाओ, इसे थाने ले जाना है। पुलिस वैन का ड्राइवर पहले ही अपनी सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। इसने सिगरेट फेंक कर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से घुमाकर हमारे पास ले आया। मुझे गाड़ी में धकेलते हुए एक सिपाही ने मलिक साहब से कहा, मलिक जी ये दहशत गर्दों का साथी लगता है जो इसे इसलिए कत्ल करने आया है कि वो अपने बयान में दूसरे साथियों का नाम न बता दे। पुलिस मुझे इलाके के थाने में ले आई और हवालात में बंद कर दिया। मैं सारी रात मच्छरों और ज़मीन पर बिछे हुए कम्बलों के खटमलों से लड़ता रहा और एक पल के लिए न सोया। सुबह एक सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान आदमी हवालात में आ गया। वो भी मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था और मुंह से कुछ नहीं कह रहा था। मैं हैरान भी हुआ कि आखिर ये लोग मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं, और इस सिपाही ने अपने साथी से क्यों कहा था कि ये तो बिल्कुल वही है, जिसके जवाब में दूसरे ने कहा था, मुहांदरा मतलब शबाहत वही है, असल तो अंदर पड़ा है। यह एक मामा सा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान पुलिस अफसर था और CIA एक आदमी लगता था। मुझे 2-3 सेकंड घूरने देखने के बाद वो आदमी उठकर हवालात से बाहर निकल गया और बाहर खड़े कांस्टेबल से कहा, इसे ऊपर मेरे ऑफिस पहुंचा दो। यह कहकर वो चला गया। मैं सख्त दिल बर्दाश्त था। मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल गया था। मैं अपनी बीवी के कातिल और पाकिस्तान के दुश्मन को हलाक भी ना कर सका था और ख़ुद भी फंस गया था। अब खुदा जाने मुझे कितनी सज़ा हो। सफ़ेद कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद कांस्टेबल हवालात का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इस दौरान इसने किसी दूसरे सिपाही को आवाज़ देकर बुला लिया था। दूसरा सिपाही हथकड़ी लेकर आ गया। मुझे हथकड़ी लगा दी गई और थाने की इमारत की दूसरी मंजिल में एक कमरे में ले गए। ये कमरे ऑफिस था, जहाँ वही सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा किसी को फ़ोन पर कह रहा था,
आप इसी वक्त आ जाएं। नौजवान सिपाही मुझे लेकर खड़े थे। फ़ोन बंद करके पुलिस ऑफिसर सिपाहियों से कहा, तुम लोग जाओ और इसे हथकड़ी क्यों डाली है, उतार दो हथकड़ी। मेरी हथकड़ी उतार दी गई। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ अचानक इतना अच्छा सलूक पुलिस ने क्यों शुरू कर दिया है। ये राज मेरी अकल से समझ से बाहर था। मैं तो ये समझ रहा था कि ऊपर पुलिस का टार्चर सेल होगा और मुझे चित्रौल किया जाएगा, रोलर फेरा जाएगा और खुदा जाने पुलिस किस किस तरह का अजियतनाक तशद्दुद करेगी और मुझसे पूछा जाएगा कि दहशतगर्द को अस्पताल में कत्ल करने के लिए किसने भेजा था, मेरे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसी बातें थीं कि जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और पुलिस मार मार कर मुझे अधूरा कर देगी। लेकिन यहाँ आकर मेरी हथकड़ी भी उतरवा दी गई और मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी पेश कर दी गई। सिविलियन कपड़ों वाला नौजवान पुलिस ऑफिसर मेरे सामने बैठा मुझको देर तक गौर से देखता रहा। फिर इसने मेज़ की दराज में से फाइल निकाल कर सामने रख ली, इसे खोला और इसमें रखी हुई एक तस्वीर को देखने लगा। 1-2 सेकंड तस्वीर को देखता, फिर मुझे देखने लगता। इतने में एक दराज कद पुलिस ऑफिसर जिसने वर्दी पहनी हुई थी कमरे में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते ही वो भी खड़े होकर मुझे देखने लगा। सिविलियन कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर वर्दीपोश पुलिस ऑफिसर से पूछा, भट्टी साहब क्यों, क्या ख्याल है? भट्टी साहब मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए और कहा, शाह साहब बिल्कुल वही हुलिया है, उसको छुपा दो, इसको निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसकी नाक पीछे से ज़रा सी ऊपर उठी हुई है और बाल घुंघराले नहीं हैं, बाकी हूबू वही है। सिविलियन लिबास वाले पुलिस ऑफिसर ने, जिसको भट्टी साहब ने शाह साहब कहा था, उसने कहा यह मामूली फ़र्क है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने फाइल बंद कर दी। कमरे में बड़ी खुशगवार ठंडक थी क्योंकि एसी चल रहा था। शाह साहब अब मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि मैं ज़ेरे इलाज दहशतगर्द को किस लिए कत्ल करने आया था। मैंने साफ साफ जो हकीकत थी उनको बता दी और कहा, मैं सिर्फ अपनी बीवी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर इस दहशतगर्द को कत्ल करने आया था। मुझे शक था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये दुश्मन मुल्क मिल्लत एक न एक दिन रिहा हो जाएगा। चनाचे मैंने इसे खुद ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया ताकि इसकी इबरतनाक मौत इसके दूसरे साथियों को पता चल जाए कि पाकिस्तान में ऐसे मुहिब्बे वतन लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दहशत गर्दों को अज़ खुद निस्त व नाबूद कर सकते हैं। आप चाहे यकीन करें या ना करें, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी। दोनों पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनके चेहरे बता रहे थे कि कुछ और ही सोच रहे हैं और इनको जहनों में कोई और ही मंसूबा है। तब मैंने हिम्मत करके इनसे पूछ ही लिया कि वो मेरी शक्ल का मुवाजना फाइल में रखी हुई किस मुजरम की तस्वीर से कर रहे थे और वह कौन शख्स है जिसकी शक्ल मेरी शक्ल से मुमासलत है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। इसके बाद शाह साहब ने वर्दीपोश पुलिस ऑफिसर भट्टी साहब से कहा, क्या ख्याल है, चला जाए हेडक्वार्टर? ज़रूर भट्ट साहब, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझ गया कि ये मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर वहाँ मुझ पर तशद्दुद करेंगे, वहाँ टार्चर करने और अजियत देने के ताज़ा और जदीद आलात होंगे। दफ्तर के बाहर आते ही मुझ पर हथकड़ी लगा दी गई। थाने के अहाते में एक पुलिस वैन खड़ी थी, मुझे वैन में बिठा दिया गया। वर्दीपोश थानेदार भट्टी साहब और 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ बैठ गए और पुलिस वैन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ी। पुलिस वैन लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई एक ऐसे इलाके में आ गई जहाँ मैं भी शायद कभी आया था। बिल्कुल गुमनाम सा गैर आबाद इलाका था। बस इससे ज़्यादा मैं आपको इस इलाके के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी तखरीबी कार्रवाइयों में लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन मुल्क के एजेंडों को इस इलाके के बारे में तफसीलात मालूम हों। इस गुमनाम इलाके में एक इमारत थी। इमारत में कमरा था। कमरे में एक सेहतमंद जिस्म वाला गोरा चिट्टा आदमी पतलून और बस शर्ट में मलबूस कुर्सी पर बैठा था। मेज़ पर सामने कुछ फाइलें पड़ी थी। कमरे में एसी नहीं लगा हुआ था मगर छत ऊंची होने की वजह से कमरे की फ़िज़ा में ठंडक थी। ये भट्ट साहब थे जिनके बारे में भट्टी साहब ने कहा था कि हेडक्वार्टर में चलना चाहिए। भट्ट साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जानबूझकर भट्ट साहब का नाम भी नहीं लिख रहा। भट्ट साहब इन्होंने कुछ और हिसाब करके पुकारा जाता था, लेकिन मैं ये सारी शनाख्त नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से यहाँ ज़ाहिर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा आपको ये आप बीती सुनाने का असल मकसद पाकिस्तान के इन मुहिब वतन बहादुर पुलिस ऑफिसरों के नाम पते ज़ाहिर करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नई नस्ल और पुरानी नस्ल पर इसके हकीकत को आश्कार करना है कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान की सलामती को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बदनाम ज़माना तंजीम डाक के तावन से कैसी कैसी हलाकत खेज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है
और हम जी टीवी पर इस मुल्क के नीम और यानी फहाश डांस देख रहे हैं। हमारा दुश्मन तो यही चाहता है कि हमारी नई और पुरानी नस्ल इसकी फ़िल्म एक्ट्रेसों और डांसरों के फहाश डांस देखती रहें और वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान की जड़ें खोखली करता चला जाए। यहाँ भी कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी। बाहर 2 तनमंद जवान सिविलियन लिबास में खड़े थे। इन्होंने अपना एक हाथ पतलून की जेब में डाल रखा था। साफ मालूम हो रहा था कि इनकी जेबों में पिस्तौल हैं और वो कमांडो टाइप के गार्ड हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हैं। भट्ट साहब ने मेरे लिए ठंडा मशरूब मंगवाया। मैंने हिम्मत करके इनसे पूछ ही लिया कि आखिर मेरी खातिरदारी किस लिए की जा रही है। क्या वो ठंडा मशरूब पिलाकर मुझ पर तशद्दुद करने का इरादा रखते हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए, कहने लगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। शाह साहब दफ्तर से पहले चलते वक्त वो फाइल अपने साथ ही लेते आए थे जिसमें वो पुरइसरार तस्वीर या फ़ोटो था जिसकी देखकर वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, यानी जिसकी फ़ोटो से इससे मेरी शक्ल का मुवाजना कर रहे थे। इन्होंने भट्ट के आगे फाइल खोल कर रख दी। वो खुद भी कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे भी कुर्सी पर बिठा दिया गया। भट्ट साहब ने फाइल में से फ़ोटो उठाई और उसे गौर से देखने लगे। ये बड़े साइज़ की कलर कार्ड फ़ोटो थी। दूर से मैं सिर्फ इतना ही देख सका था कि एक आदमी मेरे लिए और भट्ट साहब और भट्टी साहब के लिए ठंडे मशरूब के गिलास लेकर आ गया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। खामोशी से ठंडा मशरूब पीने लगा जिसने मेरे जिस्म में थोड़ी सी तवानाई बहाल कर दी। पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब ने फ़ोटो फाइल में रख कर फाइल बंद कर दी और मेरे बारे में पूछने लगे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बच्चे कितने हैं और मैं लाहौर में क्या काम करता हूँ। मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी ज़िंदगी के बारे में हालात बता दिए। जब इन्हें पता चला कि मैंने मॉरिशस आइलैंड के जिस कॉलेज में बीए किया था वहाँ मैंने हिंदी और थोड़ी बहुत संस्कृत ज़बान भी पढ़ी थी, इन्होंने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नज़रों से देखा। भट्ट साहब ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हिंदी ज़बान लिख लेते हो? मैंने कहा, जी हाँ, लिख भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। कोई संस्कृत बोल रहा हो तो मैं इसका मफहूम ज़रूर समझ जाता हूँ, लेकिन मैं संस्कृत लिख पढ़ और बोल नहीं सकता। भट्ट साहब के मुँह से बेअख्तियार निकल गया, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। भट्टी साहब इन्हें ले जाकर नाश्ता कराइए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। भट्टी साहब और शाह साहब मुझे लेकर भट्ट साहब के कमरे से बाहर गए। इस बार मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। वैगन में बैठने के बाद सिर्फ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सिपाही मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो मैंने कहा, मैं कोई दुश्मन मुल्क का जासूस या तकरीब कार नहीं हूँ। अब मेरी आंखों पर पट्टी किस लिए बांधे हो? सिविलियन कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर शाह साहब बोले, कोई वजह तो होगी जिसके लिए हम पट्टी बांध रहे हैं, तुम एतराज़ न करो। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि पुलिस की गाड़ी लाहौर की किन किन सड़कों पर से होती हुई किस तरफ जा रही है। गाड़ी कभी एक सड़क पर चलती, कभी मोड़ काट कर दूसरी सड़क पर और वहाँ से तीसरी सड़क पर आ जाती। काफ़ी देर तक ये सफ़र जारी रहा। फिर ऐसा लगा जैसे गाड़ी कच्ची सड़क पर चल रही है। बाहर दूसरी गाड़ियों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। ये बड़ा खामोश सा इलाका था। एक जगह रेल गाड़ी के डिज़ाइन, इंजन के हारून की आवाज़ भी सुनाई दी। ये आवाज़ काफ़ी दूर से आती मालूम हो रही थी। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। सिर्फ पुलिस वैन के इंजन और टायरों के कच्ची सड़क पर चलने की आवाज़ें आ रही थी। वैगन एक तरफ घूमी और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई। मुझे एक सिपाही ने सहारा देकर वैगन से नीचे उतारा और भट्ट साहब की आवाज़ आई, इसे ऊपर ले जाकर नाश्ता कराओ। मैं नबीनाओं की तरह सिपाही का बाजू पकड़े इसके साथ साथ कदम ब कदम चल रहा था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और काले रंग के कपड़े थी और इस तरह बांधी गई थी कि मैं कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं देख सकता था। एक जगह सीढ़ियाँ चढ़कर हम दूसरी मंजिल पर आ गए। जब मुझे एक कमरे में लाकर चारपाई पर बिठा दिया गया तब मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने आंखों को हाथों से मलने के बाद देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ। ये कमरा पुलिस का कोई टॉर्चर सेल या हवालात नहीं लगता था। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। कोने में चारपाई पर बिस्तर लगा था। दीवार के साथ मेज़ कुर्सी लगी थी। दोनों सिपाही मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। 2 दरवाजे को बाहर से लॉक कर गए थे। मैंने उठकर खिड़की खोलनी चाहिए मगर खिड़की को भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। छत के साथ आमने सामने 2 रोशनदान थे जिनमें से दिन की रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। कमरे के कोने कोने में एक छोटा सा दूसरा दरवाज़ा था। मैंने इसका हैंडल घुमाया तो वो खुल गया। ये मुख्तसर सा बाथरूम था। वहाँ टूथपेस्ट प्लास्टिक के केस में बंद नया टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन और नया तौलिया सब सामान मौजूद था। मैंने गुस्लखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि ये मामा क्या है। ये मामा मुझसे हल नहीं हो रहा था। मुझे आरामदा कमरे मुहैया करके, मुझे नाश्ता कराकर, कोका कोला पिलाकर मुझसे बरादराना सलूक भी हो रहा था और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे ऐसा सलूक भी हो रहा था जैसे मैं कोई भारतीय जासूस हूँ। फाइल में लगी हुई किसी की फ़ोटो के साथ मेरी शक्ल का जो मुवाजना किया जा रहा था
वो भी मेरी समझ से बाहर था। जहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया था, वहाँ भी मुझे इस तरह रखा गया था जैसे मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। दरवाज़ा खुला और पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब के साथ एक उधेड़ उम्र का शलवार कमीज़ वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। भट्ट साहब ने इससे मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये सुल्तान साहब हैं, हमारे कोलीग हैं। सुल्तान साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और ये दोनों आदमी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं भी कुर्सी पर बैठा था। हमारे दरमियान छोटी सी मेज़ थी। भट्ट साहब अपने साथ एक सब्ज़ रंग की फ़ाइल लाए थे। इन्होंने फ़ाइल मेज़ पर रख दी। मैंने इनसे कहा, भट्ट साहब बेहतर होगा कि मुझे खुलकर बता दें कि आप लोग मुझे गुंडा बदमाश समझ रहे हैं या भारतीय जासूस। आपने मुझसे जो कुछ पूछना है वो एक ही बार पूछ लें। मेरे साथ झूठ मूठ का बरादराना सलूक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ना मैं भारतीय जासूस हूँ और ना मेरा ताल्लुक दहशत गर्दों के किसी गिरोह से है। मैं अस्पताल में बड़े दहशत गर्द को कत्ल करने ज़रूर आया था, मगर ये महज अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। मेरा इस दहशत गर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। दोनों पुलिस ऑफिसर बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे। जब मैंने बात ख़त्म की तो सुल्तान साहब ने भट्ट साहब की तरफ देखा। भट्ट साहब के सामने सब्ज़ फाइल रखी हुई थी। उन्होंने फाइल खोली और इसमें से बड़े साइज़ की कलर फ़ोटो निकाल कर मेरे सामने रख दी और कहा, इस फ़ोटो को गौर से देखो। मैंने फ़ोटो पर नज़रें डालीं तो इसे देखता ही रह गया। पहली नज़र में ये फ़ोटो मुझे अपना लगा। हूबहू मेरी शक्ल की थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरे बाल सीधे थे और जिसकी फ़ोटो थी उसके बाल घुंघराले थे। इसके अलावा इसकी नाक ऊपर से ऊपर उठी हुई थी। जिस शख्स को फ़ोटो था वो अस्पताल के पलंग पर बेहोश पड़ा था। इसके सर के नीचे अस्पताल के बेड का सरहाना था और फ़ोटो क्लोज़ अप में उतारी गई थी। मैंने कहा, कभी लगता है ये मेरी फ़ोटो है, कभी लगता है कि किसी ऐसे आदमी की फ़ोटो है जिसकी शक्ल हैरान कुन हद तक मुझसे मिलती है। ये शख्स कौन है? भट्ट साहब और सुल्तान साहब ज़ेरे लब मुस्करा रहे थे। सुल्तान साहब ने कहा, यह इसी दहशत गर्द की फ़ोटो है जिसने वैगन में बम का धमाका करके तुम्हारी बीवी को हलाक किया है और जो अस्पताल के प्राइवेट कमरे में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जिसको तुम कत्ल करने के लिए आए हो। मुझे अपनी बीवी के कातिल दहशत गर्द की शक्ल की मुमासलत पर सख्त हैरानी हो रही थी। मैंने जैसे अपने आप से कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से इतनी मिलती जुलती हो? ऐसा सिर्फ जुड़वा भाई बहनों के साथ होता है और ये शख्स मेरा जुड़वा भाई भी नहीं है। फिर इसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती क्यों है? भट्ट साहब ने आहिस्ता से कहा, यह खुदा की कुदरत है। मैंने भट्ट साहब की तरफ देखते हुए कहा, यह खुदा की कुदरत का करिश्मा ही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस आदमी का फ़ोटो आप लोग मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सुल्तान साहब बोले, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस शख्स का नाम धर्मचंद है।